हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? पढ़ाई से दोस्ती ये अपने यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 60 एमसीक्यूज है। तो हम एक काम करते हैं कि हर एक वीडियो सेशन में 20-20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 3 वीडियो सेट आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इंडिकेट्स व्हाट? So there are four options over here. The first one, vibration per second, wavelength of vibration, energy released, and frequency of vibration. So you have to choose the correct option from this fourth option. Okay. So आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक की, वो क्या इंडिकेट करती है। अगर नहीं पता तो चलो आंसर देख लेते हैं हम लोग। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर, राइट। और ये जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक की, हमें पता है कि रिश्टर स्केल पे हम नापते हैं। तो ये क्या शो करता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वो बताता है हमें, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इंडिकेट्स द एनर्जी रिलीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट answer over here. Okay guys, so let's move ahead. Second question is that the point in the earth from which seismic waves spread out in all direction is known as, so it is known as focus. Okay, जो अर्थ के नीचे, धरती के नीचे जो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक इमर्ज होता है, तो उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। और उसके एग्जैक्टली ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसे हम इपी सेंटर बोलते हैं। तो ये दो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ओके, आप जस्ट गूगल करोगे अर्थक्वेक डायग्राम तो आपको ये डायग्राम मिल जाएगी, जिसमें आप ये सब टर्मिनोलॉजी देख सकते हो। फोकस क्या होता है, इपी सेंटर क्या होता है। ओके, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव, टर्शियरी वेव्स या सरफेस वेव्स क्या होती है, इसके बारे में भी आप उस फिगर में देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोकस। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द डिफरेंट फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आर व्हाट? सो यहाँ पे अलग अलग आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, देन प्लानिंग, प्रिपरेशन, मिटिगेशन, प्रिपरेशन, प्लानिंग, परसेप्शन एंड नन ऑफ द अबव। सो ये 4 ऑप्शन है। देखो, ये मेरे हिसाब से तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ये तो सब गलत है। क्योंकि अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल देखेंगे और उसके फेजेस के बारे में अगर हम देखते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि पहले डिज़ास्टर जब घटित होता है उसके तुरंत बाद हम पहले रिस्पॉन्स करते हैं उसको, राइट। तो जो भी उस डिज़ास्टर के वजह से कुछ जीवित हानि हुई है, वित्त हानि हुई है, या कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, तो उसको रिहेबिलिट करने का हम काम करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे मिटिगेशंस मेजर्स हम अपनाते हैं जिससे आने वाले डिजास्टर की तीव्रता कम हो। और उसके बाद प्रिपेयर्डनेस का फेज होता है। तो ऐसे 4 फेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका ना तो सीक्वेंस अच्छे से दिया है, ना तो 4 फेजेस के नाम दिए। सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी नन ऑफ द अबव। दिस इज मोस्ट करेक्ट ऑप्शन दैट I thought. Okay, so you can also comment your answer over here if you disagree with me. Okay, but according to my knowledge and according to my understanding, the answer should be none of the above. Okay, the fourth one, the different phases of disaster management forms what? Okay, तो बहुत सिंपल है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को वो फॉर्म करते हैं। ओके, सो आपने भी देखा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्स, देन रिकवरी और रिहेबिलिटेशन, थर्ड वन मिटिगेशन एंड फोर्थ वन preparedness. Okay, then fifth question over here is, immediate measure taken up before, during and immediate after disaster to ensure that the effect are minimized constitute what? ओके, सो जो भी इमीडिएट मेजर्स लिए जाते हैं, ओके, जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर, ओके, टू इंश्योर द इफेक्ट ऑफ दैट डिजास्टर शुड बी मिनिमम। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे दोस्तों बोला जाता है रिस्पॉन्स फेज डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, सो ये इसका राइट आंसर है यहाँ पे। क्योंकि जस्ट बिफोर द डिजास्टर मीन्स व्हाट, इट्स अ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू दैट। सपोज कोई सुनामी आ रही है, तो सुनामी के जस्ट पहले कुछ मिनट हमें कुछ इंटीमेशन मिलते हैं, कुछ हमारे जो भी
अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उनके तरफ से कुछ फोरकास्ट मिलते हैं कुछ समय पहले. ड्यूरिंग द डिजास्टर ऑल्सो दे आर कंटिन्यूसली broadcasting some important information and about the catastrophe whatever happened. Then immediate after the disaster there should be a proper response. So we can say this strategy is a response strategy. So response phase of disaster should be the right answer for question number B. Okay, because if you see the other strategies, they are not getting fit into it. Okay, so option B is the right answer. Then the next one, restoring an affected community to its former living conditions makes the which strategy of disaster management. Okay, so here it should be the option C, that is rehabilitation phase of disaster management. Okay, so आपको पता है कि अगर डिजास्टर होने के बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, लोगों के घर कोलैप्स हो जाते हैं या कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग से ब्रिजेस है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसको फिर से हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है. अगर उसको फिर से कंस्ट्रक्ट करना है तो उस फेज को हम रिहेबिलिटेशन फेज बोलते हैं. ओके, then seventh question over here, strengthening buildings, constructing disaster shelter, proper planning and educating and training people are some of the measures taken in which phase of disaster management. So here the answer should be A. Okay, so it is a प्रिपरेशन फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. तो ये सारी चीज़ें उसमें की जाती है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, एक्टिविटीज़ एंड मेजर्स टेकन इन एंटिसिपेशन ऑफ हजार्ड्स to ensure effective response to impact the hazard comprise which phase of disaster management. So again there are four options and the correct option or the correct answer over here is option number B, disaster mitigation phase. Okay, so mitigation phase of disaster management is the answer for question number 8. So let's move ahead on the next page and let's see the next question. The emergency phase of disaster consists of what? Okay, so emergency phase of disaster consists of all the things: search and rescue, evacuation and provision of temporary shelter. So answer should be D, all of the above. क्योंकि देखो जब भी कोई डिजास्टर होता है ना तो ये सारे काम हमें वॉर फुटिंग पे करने पड़ते हैं. सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो हमारे इंडिया एनडीआरएफ की टीम होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, तो वो एनडीआरएफ के जवान इस काम में जुट जाते. सर्च एंड रेस्क्यू बहुत सारे एनजीओज होते, लोकल पीपल होते, तो कोई वॉलंटियर्स होते, तो ये सारे लोग मिलके सर्च एंड रेस्क्यू का काम करते, इवैक्यूएशन का काम करते, टेम्पररी शेल्टर बनाने का काम करते जो भी लोग अफेक्टेड है उनको. तो ये सारी चीज़ें इमरजेंसी फेज ऑफ डिजास्टर में आती है. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैप्स विच आर इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर अ डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड व्हाट? ओके, सो जो डिजास्टर मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजी में जो भी मैप्स यूज किए जाते हैं तो किस तरीके के वो मैप होते हैं. ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डिजास्टर के जो प्रकार होते हैं उसके हिसाब से हमें मैप चूज करने होते हैं. ओके, सपोज कोई अर्थक्वेक है, ओके, या कोई लैंडस्लाइड का हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें टोपोग्राफिक मैप की ज़रूरत होती है. ओके, कोई फ्लड रिलेटेड एरिया है या कोई पेंडेमिक रिलेटेड सिचुएशन है तो पॉपुलेशन मैप हमें यूज़फुल होते हैं. जो भी अलग अलग एरिया में डेंसिटी कितनी है क्या है तो उसके हिसाब से पॉपुलेशन मैप इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, कुछ फ्लड जैसी सिचुएशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए लैंड यूज़ मैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हम सैटेलाइट इमेजेस से कैप्चर करते हैं, लैंड यूज़ लैंड कवर मैप, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव. देन क्वेश्चन नंबर 11, एट व्हाट लेवल द सेफ्टी मेजर्स प्रोग्राम्स आर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेफ्टी लेवल के ये जो प्रोग्राम है वो किस लेवल पे स्टार्ट किए हैं. ओके, सो हियर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ए, स्कूल लेवल. जो स्कूल लेवल चिल्ड्रन होते हैं उनको भी आप देख सकते हो, जो भी उनके सिलेबस में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई चीज़ें दी होती है. अगर अर्थक्वेक आता है तो कौन से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, तो इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है. सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्कूल. क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटीज आर. सो पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या आएगा. यूजफुल इन मिटिगेशन प्रोग्राम्स, हेल्पफुल एज अ प्रिपेयर्डनेस टूल, इन्फ्लुएंशियल इन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, तो ये सारी चीज़ें आएंगी.
या ये सारे बेनिफिट उससे होते हैं हमें. सो दैट्स वाई आंसर शुड बी डी, ऑल ऑफ द अबो. देन क्वेश्चन नंबर 13 ओवर हियर इज, द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे इज प्रोन टू व्हाट. तो देखो, आप अगर जम्मू कश्मीर का एक टोपोग्राफी या उसकी जो फिजियोग्राफी है, जो भी भौगोलिक कंडीशंस या भौगोलिक फीचर्स वहाँ पे है, जोग्राफिकल फीचर्स वहाँ पे है, वो पूरा पहाड़ी एरिया है, बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस, वैलीज आपको वहाँ पे मिलेंगी. तो वहाँ पे जो भी रास्ते होते हैं, जो भी नेशनल हाईवेज होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा डिजास्टर कौन सा आ सकता है. तो इरोजन, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसका कुछ इतना हम कह नहीं सकते. फ्लड भी थोड़ा सा कम ही है इसके चांसेस. ओके, लैंडस्लाइड ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जो भी घाटी होती है तो वहाँ पे स्लोप ज़्यादा होता है, राइट. सो स्लोप ज़्यादा होने के कारण घाटी में से जो रास्ते जाते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं. सो ये नेशनल हाईवे के ऊपर लैंडस्लाइड ज़्यादा हो सकते हैं, तो इट इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड. देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजी. तो डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजी ये चार में से कौन सी है, ये हमें यहाँ पर देखना है. तो यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्टिंग साइक्लोन शेल्टर्स, गिविंग लोन्स टू बैंक, प्रोवाइडिंग चीप इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग क्लोथ्स टू द पीपल. तो ये नीचे की तीन चीज़ें बी सी डी, ये तो हम डिजास्टर हुआ भी नहीं भी हुआ तो भी प्रोवाइड करते ही है ना. लेकिन ये जो फर्स्ट थिंग है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिंग साइक्लोन शेल्टर, ये मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है, ये हम बोल सकते हैं. देखो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये जो हमारे कोस्टल स्टेट है, यहाँ पे साइक्लोन बहुत बार हिट करता है. तो इन राज्यों ने क्या किया है कि साइक्लोन रेजिस्टेंस शेल्टर बनाए, ताकि जब साइक्लोन आता है तो लोगों को उनके घरों में से इवैक्यूएट करके इस शेप शेल्टर में लाया जाता है, ताकि उनकी जान बच सके. तो इस तरीके के जो साइक्लोन कंस्ट्रक्शन या साइक्लोन रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होते हैं, वो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट होते हैं. ओके, उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लडिंग. ओके, तो फ्लडिंग की रिस्क अगर हमें कम कम करनी है तो इनमें से कौन से हमें तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे. ओके, ऑप्शन नंबर ए है जोनिंग एंड बिल्डिंग रेगुलेशन फॉर न्यू डेवलपमेंट, डेफिनेटली ये हमें करना पड़ेगा. डैम्स एंड डिटेंशन बेसिन एंड लेवीज. ओके, उसके बाद है फ्लड अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम. तो ये सारी चीज़ें आती है फ्लड मैनेजमेंट में. ओके, जो भी नदी होती है तो उसके आजू बाजू में अलग अलग जोन्स होते हैं. देखो, ग्रीन जोन, येलो जोन, ब्लू जोन, तो इस तरीके के अलग अलग जोन होते हैं. तो ग्रीन जोन में हम हमारी जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो कर सकते हैं. रेड जोन में या येलो जोन में वो रिस्ट्रिक्टेड होती है. ओके, तो इस तरीके के कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाते हैं. उसके बाद डैम कंस्ट्रक्ट करते हम, कोई डिटेंशन बेसिन कंस्ट्रक्ट करते. ओके, उसके बाद लीवीज, लीवीज मतलब क्या, रिवर बैंक हम डेवलप करते हैं. ओके, ताकि रिवर का फ्लो उसी चैनल में कंट्रोल रहे. ओके, तो उसे रिवर बैंक डेवलपमेंट भी बोला जाता है. तो लीवीज हम क्रिएट करते हैं. लोगों में अवेयरनेस फैलाते, फ्लड आने के समय कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या डूज और डोंट्स होते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आती है फ्लड मैनेजमेंट में, उसकी रिस्क रिड्यूस करने के लिए. सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. भोपाल केमिकल गैस लीक डिजास्टर in December 1984 is an example of which type of disaster. So whether it is a chemical, nuclear, natural or meteorological disaster. Okay, तो इसमें से कौन सा है. ओके, तो ये हमें यहाँ पे देखना है. तो ये एक केमिकल डिजास्टर है. ओके, न्यूक्लियर तो नहीं आएगा, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू सम केमिकल गैस. सो द नेम इट सेल्फ सजेस्टिंग दैट इट इज़ अ केमिकल डिजास्टर. नेचुरल तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो फैक्ट्री हमने बनाई है, नेचर ने खुद ने थोड़ी इरेक्ट की है, राइट. मेट्रोलॉजिकल भी नहीं हो सकता, कोई हवामान रिलेटेड नहीं है. इट इज़ chemical gas which get leak, and that's why it is a chemical disaster. Then let's move towards the next question, question number 17 over here. I know that this page is a bit tilted, but try to manage or try to get familiar with it, because we have some limitations over here, and that's why I can't able to do the better editing of this data. So let's move towards this 17 question. Chernobyl nuclear reactor accident in April 1986, in which 2,500 people died and more than 3.5 million people were affected, is an example of which type of disaster. So the name itself saying that na, it is a nuclear reactor, so that's why it is a nuclear type of disaster, and huge radiations get emitted because of this particular Chernobyl reactor. Right now it is in this Chernobyl place, it is in Kazakhstan. Formerly it is in
यूएसएसआर। ओके, यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था 1991 के पहले, तब ये घटना घटित हुई थी। तब बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो यूएसएसआर का पार्ट थे, सोवियत संघ का पार्ट थे। तो उस टाइम चेरनोबिल नाम का एक न्यूक्लियर रिएक्टर था चेरनोबिल प्लेस पे, जो कि अभी कजाकिस्तान में है। तो यहाँ पे ये घटित हुआ था। ओके, सो इट इज़ अ न्यूक्लियर डिजास्टर। बहुत ज़्यादा लोग उसके वजह से अफेक्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18, द मैनमेड डिजास्टर दैट हैज़ अ लॉन्ग टर्म डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन पीपल इज व्हाट? सो यहाँ पे मैनमेड डिजास्टर पूछा है, तो अर्थक्वेक क्या है? नेचुरल है। लैंडस्लाइड अगेन नेचुरल प्लस मैनमेड, बट ज़्यादातर नेचुरल ही होता है लैंडस्लाइड का कॉज भी। ड्रॉट भी नेचुरल प्लस मैनमेड दोनों कॉजेस होते हैं, लेकिन नेचुरल कॉजेस इसके लिए ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियर डिजास्टर जो होता है ये पूरा मैनमेड डिजास्टर होता है, तो इसलिए इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखो, लैंडस्लाइड और ड्रॉट के कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर डिजास्टर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब जनरेशन एंड जनरेशन इन इसके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जो भी फीटस होते हैं या जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, तो उसके ऊपर इस रेडिएशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, हिरोशिमा और नागासाकी में जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने एटम बम गिराए थे, तो उसके वजह से जो न्यूक्लियर रेडिएशन फैले थे, उसकी वजह से आज भी उस एरिया में रहने वाले जो जापानीज बच्चे होते हैं या जो भी लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनमें कोई शारीरिक व्यंग पाया जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशंस। ओके, then question number 19 over here is hydrometeorological hazards and disaster include which of the following? Hydrometeorological means what? पानी और हवामान के रिलेटेड ऐसे कौन से हजार से, ऐसे कौन से धोखे जिसकी वजह से डिजास्टर्स हैपन होते हैं या डिजास्टर घटित होते हैं? सो साइक्लोन्स एंड हेलस्टॉर्म डेफिनेटली, देन क्लाउड बस्ट एंड लाइटनिंग एंड फ्लड्स एंड ड्रॉट। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आती है हमारे हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल टाइप ऑफ हजार्ड्स में। ओके, सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिविटीज designed to control and or reduce the impact of disaster and to provide framework for helping the people to recover from impact of disaster is referred to as what? So very easy question over here. So answer for this question is option number C. It is a risk management, right? So what we are doing basically, we are reducing the risk over here. We are managing the risk by adopting certain measures. Okay, so it is a risk management. So guys, in this way we have discussed about first 20 questions based on disaster management. I hope you enjoy this particular video session. If you like this video session, do share with your friend, and don't forget to subscribe our YouTube channel, and don't forget to give thumbs up to the this video session. So guys, soon we will meet in the second part of this MCQ series. So stay tuned with us. Thank you and have a great day.